हमारे दो प्रोसेस सोची है। एक होता है अम्बा चरखा से, जो कि वो भी हैंड स्पिनिंग होता है, अपने हाथों से धागा बनाया जाता है, और उसके लिए छोटा सा मशीन यूज होता है, इसको बोलते हैं अम्बा चरखा। ये अभी आप जो देख रहे हैं ये 8 बॉबिन वाला चरखा है। ये जो धागा कटा हुआ दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे इसे बॉबिन बोलते हैं, और ये 8 बॉबिन वाला चरखा है। इसमें आप ये पीछे जो देख रहे हो स्लाइडर है, मतलब आप जब कपास खरीदते हैं किसी जिनिंग में देते हैं तो आपको इस स्लाइडर के फॉर्म में आपको धागा जरूरी बना के देता है। उस स्लाइडर से आपको धागा बनाना होता है। और एक हम प्रोसेस कर रहे हैं कि हाथ वाला जो गांधी जी के समय में चल रहा था, उस तरीके से भी धागा बनाया जाए ताकि आपको पुरानी कला जो खत्म हो रही है उसे बनाए रखें, और वो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक मशीन है तो एक लेडीज चला रही है। एक मशीन को एक महिला आराम से ऑपरेट कर सकती है। इसमें जो स्लाइवर है 8 आने के लिए तो 8 स्लाइवर लगाई जाती है, और एट ए टाइम 8 धागे एक साथ स्पिनिंग हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये काम हमें आपके सेंटर पे करना है। इसके लिए स्पेस जो होता है मैक्सिमम 3 फीट लंबा 3 फीट स्पेस चाहिए होता है एक अम्बा चरखा के लिए। तो आप माइंड में रखिएगा कि आपने वहाँ पे अगर काम शुरू करना चाहते हैं तो कितने अम्बा चरखा कर सकते हैं और कितना स्पेस है। ये हाथ वाला चरखा है, इसमें अभी धागा नहीं बनाया जा रहा है। जो अम्बा चरखा से धागा बन चुका है उसे एक हैंग के फॉर्म में टाइम के लिए तैयार किया जाता है, तो उसको बाद में वापस से बॉबिन में भरा जाता है ताकि वो वीविंग के लिए तैयार हो, बुनाई के लिए तैयार हो। तो एक चरखा ये यूज होगा अभी हैंडलूम के प्रोसेस में। इसकी कॉस्ट 1600 रुपये। इसके हाथ तक ये जो जैसे मतलब पेंटिंग के लिए ना उसकी लच्छियां बनाने के लिए। हाँ, हैंग का जो होता है ना, ये लच्छी जो गोल वाली आ रही है जिसे हैंग बोलते हैं, ये इसलिए बनाई जाती है कि आपको कैरी करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए इजी हो जाता है। ये जब वाप तैयार होता है इसको वापिंग मशीन बोलते हैं। अगर आपको लूम चलाना है और लूम हेडलूम किसी में भी वाप तैयार किया जाता है। ये वापिंग मशीन है जिसे एक दिन ऑपरेट करता है। वापिंग मशीन में क्या होता है कि आप जो धागे तैयार कर दिए होते हैं उसे आप कितनी लंबाई का वाप चलाना चाहते हैं। अगर आप कपड़ा डेवलप करते हैं तो एक प्लान करते हैं कि मुझे 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर हेडलूम में 50-100 मीटर बहुत हो जाता है, तो इतना कपड़ा आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको वाप तैयार करना होता है। तो ये मशीन उसमें हेल्प करती है, इसे वापिंग मशीन बोलते हैं। ये जो आपके धागे हैं ये इस फॉर्म में आप गिट्टियों में लपेट सकते हैं, जो चरखे अभी हैंड स्पिनिंग के देखे हैं। उसके बाद आपको बॉल बनानी होती है ताकि वाप तैयार हो सके। ये साइजिंग का प्रोसेस है। साइजिंग क्या होता है? धागे 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल और एक ट्विस्टेड। एक सिंगल मतलब आप केवल धागे को घुमा रहे हैं और वो सिंगल धागा, वो थोड़ा कमजोर धागा होता है क्योंकि उसका सपोर्टर कोई नहीं होता है, बस उसमें स्पिनिंग होता है, कर्ल होता है, उसकी वजह से वो टिका हुआ होता है अपनी जगह पे। और ट्विस्टेड धागा वो होता है कि आपने एक धागा बनाया, दूसरा बनाया और उन दोनों को ट्विस्ट करते हैं, वो मजबूत धागा होता है। कभी किसी भी धागे को आप उसको खोलेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये कितना ट्विस्टेड है। 2 धागे मिक्स हैं, 3 धागे मिक्स हैं, वो भले मतलब एक ही कॉटन के भी हो सकते हैं मिक्स में या सिल्क भी मिक्स कर सकते हैं। तो जो ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट मतलब होता है 2 या 2 से अधिक धागों को मिला के एक धागा बनाना। हम जिस धागे का यूज करने वाले हैं वो सिंगल धागा होता है। सिंगल धागा जब हम यूज करते हैं तो वहाँ हमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप सिंगल धागे को जब भी उस पर घर्षण होगा तो अपने रोले छोड़ेगा और एक समय पे टूट जाएगा। तो उसे
साइजिंग। साइजिंग में क्या होता है, कुछ साबुदाना और कुछ चावल का पानी और ऐसा मिला के लुगदी बनाई जाती है। लुगदी मतलब एक गोंद जैसा पेस्ट तैयार हो जाता है, जिससे आप धागे पे लगाते हैं, जिससे वो धागा मजबूत हो जाता है। तो उस प्रोसेस को साइजिंग बोलते हैं। ये हमारे जो धागे जो प्लान कर रहे हैं कपड़ा, उसके लिए ये भी जरूरी होगा। इसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ये महसूल में होती है ड्राफ्टिंग, सभी दूर होती है। ये महसूल का फोटो है। यहाँ पे क्या करते हैं कि वार्प को जब हम धागे बनाते हैं तो इस तरीके से हमारे पास फ्रेम और हेड मौजूद होती है। इसे हम लोकल भाषा में रस्टनी बोलते हैं। आपको उधर ताना बना ताना बना ताना बना ताना ताना बाना तो बात हो गया। ये होता है मतलब ये हेल्पिंग सपोर्टर ताना फ्रेम और हेड, मतलब आपका ताना जिसमें जा रहा है, जो आपके ताने को ऊपर करेगा और नीचे करेगा, उस फ्रेम को और उस हेड को, उसको रज और फ्रेम बोलते हैं। इसको समझाना मुश्किल होगा। तो हम हर धागे को उस फ्रेम के अंदर से हेड के अंदर से निकालते हैं, इसे ड्राफ्टिंग बोलते हैं, ताकि आपका ताना सीधा रहे। आप जितने धागों को उठाना चाहते हैं, जितने धागों को बिठाना चाहते हैं, जब तक धागे आपस में क्रॉस नहीं होंगे, उनके बीच में से कोई धागा नहीं जाएगा, जब तक कपड़ा आप नहीं बुन सकते। तो आपको धागों को उठाने के लिए फ्रेमों की जरूरत पड़ती है, जिसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। और बीच में एक रीड होता है। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे इसका नहीं मालूम कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। जब आप देखेंगे तब मैं आपको बनता है। अगर हमें डाई करना है, हाँ, अगर डाई नहीं करना तो वो सीधा जो बॉबिन है वो वीविंग वाली मशीन पे लग जाता है। मैम वो डायरेक्ट वेफ्ट के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेफ्ट में यूज कर सकते हैं जो शटल के थ्रू जाता है। अच्छा, तो वो डायरेक्ट आप वेफ्ट के लिए यूज कर सकते हैं। मगर जब मतलब एक वार्प लंबाई जो रहती है, उसके लिए आप उस बॉबिन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उसके लिए एक मैंने अभी बताया था वार्पिंग, और मतलब वार्पिंग की प्रोसेस करना पड़ती है। और ये क्या है? ये वो ड्राफ्टिंग। अगर आपने वार्प तैयार कर लिया है तो एक एक धागे को आपको एक फनी मतलब रीड में से और हेड में से लेके आना पड़ता है। रीड जो काम करती है उसके अंदर से धागे को पिजिंग ठुकाई के लिए काम करता है, और हेड धागों को ऊपर और नीचे करने के काम में आती है। इस प्रोसेस को ड्राफ्टिंग बोलते हैं। आपने धागा तैयार कर लिया, वार्प तैयार कर लिया, उसके बाद अगर आप ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे, आप धागे को ऊपर नीचे करने का बैलेंस नहीं बनाएंगे, तो वीविंग नहीं हो पाएगा। इस प्रोसेस को तो ये थर्ड स्टेप हो गया। अगर डाई नहीं करना, डाई होगा इसके बीच का स्टेप टाइम लगेगा। मतलब ये ड्राफ्टिंग जो हुआ, ये दो ये वो है, ठीक है, फ्रेम। इसमें एक आगे को एक पीछे को है, ताकि बीच में से धागा निकले। इनके बीच में से हर एक मतलब बीच में हेड लगा, हेड के अंदर से धागा आ रहा है, उसे उठा रहा बिठा रहा। अगर यहाँ जोर से देखेंगे तो ये वो एक पतली वाली हेड है जो उस फ्रेम में अटैच है। एक धागा इस फ्रेम में है, एक धागा इस फ्रेम में, फिर एक धागा इस फ्रेम में, एक धागा इस फ्रेम में। इस तरीके से क्या होता है, क्रॉस हो जाता है। क्रॉस को ये तो ऐसे डिजाइन लगा हुआ ऑर्डर डिजाइन एक्स्ट्रा सर्कल बोलते हैं। ये तीन लगे जैसे इसे मल्टी ट्रेडर बोला जाता है। ये इसकी धीरे धीरे आता है। मल्टी ट्रेडर ये होता है, अगर वो एक एट ए टाइम आधे धागे ऊपर जा रहे हैं और आधे धागे नीचे जा रहे हैं, तो प्लेन कपड़ा बनता है। और जब आप इन्हें कॉम्बिनेशन में ऊपर और नीचे करेंगे तो उससे डिजाइन बनता है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपको प्लान करना पड़ेगा कि डिजाइन कौन सा चाहिए, फिर ड्राफ्टिंग कौन सा होगी, और फिर उसे किस कॉम्बिनेशन में अप एंड डाउन करना है, तब जाके वो डिजाइन होगा। ये प्लेन है, अगर मैं इसका कोई डिजाइन चाहता हूँ भी आ जाए तो ये डिजाइन के नाम है, कुछ भी तेज रखी लो या फूल आ जाए या कुछ, मुझे उसके लिए प्लान करना पड़ेगा प्रॉपर।
ड्राफ्टिंग होगी प्रॉपर, और फिर मुझे कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा कि किस फ्रेम को मैं कब उठाऊँ, तो ये डिजाइन होगा। जब आप मतलब आप यूज करेंगे तो जो फ्रेम आप होगा उसके अंदर से शटल चढ़ जाएगा, फिर आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि कौन सा फ्रेम में उठाऊंगा तो कौन सा डिजाइन बनेगा। वो एक ग्राफ का आपको पहले डिजाइन करना पड़ता है। खाली मैं प्लेन डिजाइन की बात कर रहा हूँ। तो ये ड्राफ्टिंग हो गया। ये रूम का सेटिंग है, ये मैनुअल का सेटिंग है। सब जगह अलग अलग हो सकता है क्योंकि रूम में भी वैरायटीज होती है। ये मैनुअल का सेटअप है रूम का। इसमें आप देख सकते हैं, इसको हम सेटिंग करते हैं। ये वो ड्राफ्टिंग करके आया हुआ बजट जिसे हम रूम पे चला रहे हैं, मतलब लोड कर रहे हैं। तो इसके बाद ये कुछ सेटिंग होती है, प्रोसेस होती है, उसके बाद आपकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर इस तरीके से बुनाई आप कर सकते हैं। ये मैनुअल की बुनाई, ये महेश्वरी साड़ी है। हाँ ये महेश्वरी साड़ी बन रही है, और ये जो है डोरे डिजाइन से आपको एक्स्ट्रा वेट डालना है बॉर्डर। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब था कि एक ही प्रोसेस करने के लिए आपको काफ़ी जगहों की ज़रूरत होगी। अगर अम्बा चरखा डालते हैं आप 5 अम्बा चरखा या 10 अम्बा चरखे का आप प्लान करते हैं, 3x3 4x4 के हिसाब से आपके बड़ा हॉल चाहिए होगा। उसके बाद जो स्टाइलिंग का प्रोसेस बताया था, ड्राफ्टिंग का प्रोसेस बताया था, वार्पिंग का प्रोसेस बताया था, हर किसी के लिए अलग अलग स्पेस चाहिए होगा। तो कुछ खुला प्रोसेस भी चाहिए होगा, खुला स्पेस भी चाहिए होगा जिसमें साइजिंग, डाइंग और धुलाई वगैरह कुछ कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे ये खड्डी लगी है, हाँ, इस साइज के लिए इसकी कितनी जगह है, कितना हाथ से कितनी जगह है? हम नॉर्मली यूज करते हैं जो कपड़ा, उसकी विड्थ लंबाई जो होती है 48 इंच होती है। तो हमारे जो क्या बोलते हैं खट्टी, तो खट्टी डिपेंड करती है क्या कि वो बनाने वाले ऑपरेटर होते हैं। आप उनको बताइए कि हमें किस साइज का कपड़ा चाहिए, वो उस साइज का बना सकते हैं। हाँ, पर नॉर्मली 48 का चलाते हैं ताकि उसमें साड़ी, कपड़ा, स्कार्फ जो भी है आसानी से बनाया जा सके। चादर डिपेंड करेगा कि वो लेंथ कितनी लेता है। अगर आपको बड़ी चाहिए होगी तो बड़ी बनाना पड़ेगा। ये जो नॉर्मल मशीन है इसका केवल टूल्स और ये मशीन का बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल अलग हो जाएगा। इसमें करीब 18 से 20 हज़ार रुपये का इसका मशीन है। 18 और रॉ मटेरियल लग गया तो उसके अलग है। वो डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हैं। अगर आप कॉटन यूज़ कर रहे हैं तो 200, 300, 400 से स्टार्ट हो जाता है, और आप सिल्क यूज़ कर रहे हैं तो 4500, 3000, 5000 ऐसे के लिए अलग अलग रेट के धागे हैं। आप क्या प्लान कर रहे हैं उतना रॉ मटेरियल लगेगा, उस कीमत का लगेगा। तो ये आपके प्लान पे डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हैं। तो प्रोसेस मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि प्रोसेस इसके पहले, उसके बाद प्रोसेस की जाए कि हमें क्या करना है। जो खादी का कपड़ा रहता है धागा, हाँ, कॉटन बोलते हैं, हाँ, पॉलिस्टर नहीं रहता है। पॉलिस्टर बिल्कुल नहीं। हम तो ये एक्स्ट्रा धागे पे काम करते हैं। वो कहाँ से आते हैं? हम अभी महाराष्ट्र से ले रहे हैं, वर्धा से, सीहोर MP में, और कुछ जगह फाइंड कर रहे हैं कि जहाँ पे अच्छा मिल जाए, सस्ता मिल जाए, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। पर अभी 2-3 सोर्स हमें मालूम है। एक NGO नेचुरल के पास में है जो बागले होते हैं, उसका अपना फर्मिंग भी है, अपनी जमीन भी है, वो भी धागे सप्लाई करता है, तो वो हम कॉन्टेक्ट करेंगे। मैं थोड़ा यहाँ पे ये ऐड करना चाह रही थी, ये तो सिस्टम आपको समझ में आ गया। हमने 5000 ऑटो को ट्रेनिंग दी, 5000 ऑटो को ट्रेनिंग दी है पिछले साल। अभी जो आप लोगों ने सारे टारगेट्स पूरे करे, अब उनको इनकरेज करें। अब वो इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं, 5000 से कितनी ये स्टिचिंग एंड सुइंग की कितने लोगों ने ट्रेनिंग दी? 3000
किसी नहीं है, तो अब उनको इन्वॉल्व कैसे किया जाए? कुछ औरतें तो अपने घर में कपड़ा सिल रही हैं, फिर भी उनके पास टाइम है। कुछ औरतें बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने भी स्टिचिंग करना सीखी। क्या हम, मेरे को कनेक्ट करना, मुझे आपका सिस्टम नहीं पता, जो मैं सोच रही हूँ मैं वो बता रही हूँ कि क्या हम उनको वीविंग के पहले वाला काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? चरखा, वो बनाना, धागा कर घुमा के बनाना, उनको डाई की ट्रेनिंग, अगर प्रिंटिंग की भी देनी है प्रिंटिंग की भी ट्रेनिंग, और फिर ये जो आपने ड्वार्फ का बोला जामा बनाना वो बनाना, और फिर ये जो रॉड्स के बीच में से कपड़ा निकल रहा है ड्राफ्टिंग, वो भी दे सकते हैं। हम जो आसपास के सेंटर है, सारे ही आसपास है महाराष्ट्र को छोड़ के, तो हम जो वीव करने की है खड़िया, वो हम सारी जगह ना लगा के खाली 2 जगह बाकी सारा काम हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब मैं बताना चाह रहा था कि जो चरखे हैं धागे अपन अलग बना सकते हैं, हाँ वही बाकी भी अलग कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम पर डाइंग और साइडिंग। चलो डाई का प्लीज में से अभी छोड़ दो, खाली क्रीम या वाइट ही कर। अगर डाई छोड़ दे तो क्या फिर भी धागा बन के आ सकता है वीविंग सेंटर? हाँ, बन के तो आ सकता है। वी आर टॉकिंग नाउ प्रैक्टिकली जो हमें करना है। तो उस केस में कौन से ऐसे 2 सेंटर हैं जो वीविंग लगाने के लिए जिनके पास जगह रेंट नहीं मिलेगा? प्लीज, ये बहुत क्लियर है। आप और आप, तो 3 जगह हम वीविंग कर सकते हैं। आपके पास जगह है? हाँ। योगराज सर, आप एक बार बता दो, जगह का कोई रेंट नहीं है? रेंट नहीं है। ठीक है। और टाटा हिली का भी रेंट नहीं है। चल विकास, मेरा सपना ये है कि अगर आप बना के हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, धागा प्रोवाइड कर सकते हैं, तो एक सेंटर में धागा प्रोवाइड कर सकते सिस्टम में जैसे आप बताया 3000-5000 लेके गए, इस काम को अपन महाराष्ट्र में कॉटन खरीद सकते हैं, और कॉटन को जिसमें हम धागा बना सकते हैं, डिवाइडेड सीरीज के साथ पूरा काम इस काम में हैं। सब That's what I am saying ना, तो मैं तो भी कमिटमेंट ले रही हूँ ना, वही तो कमिटमेंट ले रही हूँ कि 3 जगह तो हम फिर उसी तरीके से ऑर्डर कर रहे हैं ना। आंटी को बुलाया हुआ है यहाँ पे, तो हमें खटिया कितनी चाहिए वो भी तो डिसाइड करना है ना आगे पे। और कितने लोग खाली चरखे का काम लेना चाहते हैं? आपके वहाँ पे चरखे का भी हो गया, और कोई सेंटर पटवई में क्या औरतें चरखा नहीं करेंगी? तुम्हारी टाटा हिली में चरखा नहीं सीखेंगी क्या? तो फिर हाथ खड़ा करो ना, पूछ रहे महाराष्ट्र में बताओ, बहुत सारी औरतों को स्प्रेड करके सिखाया। नागोजी बाड़ी में हम लगाएंगे वो, तो क्या वो औरतें धागा नहीं बनाएंगी? क्या कहाँ पे प्रॉब्लम? नहीं, आप धागा बनाने के लिए तो उन्हीं को तो घर में चरखा देना, आप सेंटर में बुला के तो सब बेकार हो जाएगा। आप उन्हीं को सेंटर में बुलाने की जरूरत नहीं, वो वहाँ खुल के करेंगे काम। चरखा तो उनके घर में जाएगा। ये क्वालिटी आप चेक करें। ये लेडी भी वैसी घर पे बना रही है, जो लेडी की फोटो है ना, घर पे ही बना रही है। इसको रुई मिल जाती है, इसको घर पे बना रही है। चरखा हमें बांटने हैं। हमें 25 चरखे सेंटर में कहाँ जगह है? जगह हाँ भाई, सारे फैक्ट्री पॉसिबल नहीं है। तो कभी उन औरतों को बुला लें, तो चरखा तो बॉक्स चरखा वो उठा के कभी भी सेंटर में आ जाए। आने जाने का टाइम नहीं
डिपेंड करता है कि हम कितना सेव लोगों पर सही है। पर मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि अगर हर सेंटर में 5 से 6 सेंटर होगा तो इसके लिए तैयार हो जाए। अगर वहाँ पे 5-5 या 5-5 अम्बा चरखा से शुरुआत कर सकते हैं, तो हमें एक अम्बा चरखा पे 100 देखो मैं अम्बर चरखा लूंगी, पर 5 अम्बर चरखा में 5 औरतों को नौकरी मिलेगी। पर अगर मैं हाथ वाले साथ देती हूँ तो मैं 50 चरखे बांट सकती हूँ, वो भी थोड़ा सा वो ज़्यादा नहीं तुम्हारे पास है नहीं नहीं एक बात ग्रेजुएट भी ज़्यादा है जो धागे हैं ना, जो हमारे चला दो, ये तो है ना, इसको बंद कर दो। 40 लोगों को रोजगार मिलेगा, हम लोग को मिलेगा। आठ होनी होती है, 5 ही लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें हम 40 लोगों को रोजगार मिलेगा। हाथ वाले डिफरेंस समझ जो कहते उसमें क्या है कि अपन धागे को क्या बोलेंगे पहले अपने हाथ से ऐसे नहीं ना वो धागा मोटा आएगा अपना बच्चे का धागा से मशीन आता है इनको बाहर वो आएगा। मैं वही क्या बता रहा था आपको कि जो बात वगैरह यूज हो पाएगा वो केवल अम्बा चरखा का ही धागा यूज हो पाएगा, और जो हाथ का जो चरखे से जो धागा बनता है वो एक क्वालिटी का नहीं होता। अच्छा मेरी एक और प्रश्न, अगर हम अम्बर चरखा लेते हैं, अब एक औरत तो सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम नहीं करेगी, तो क्या हम एक घंटे का टाइम उनको दे सकते हैं चरखे पे? बट तब उसको वहाँ आना पड़ेगा जहाँ पे अम्बर चरखा लगा हुआ ये सही है। टाइम स्लॉट अगर मिला तो बहुत सारे अगर टाइम स्लॉट मैं जो बोल रही हूँ आपको जस्टिफाई करने की मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि एक औरत 10 से लेके 5 बजे तक एक अम्बर चरखा पे काम नहीं करेगी, और अगर हम 5 औरतों को एक अम्बर चरखा पे लगाते हैं 8 घंटे के लिए, तो कितनी औरतें होंगी? वो आपने इसमें लिखा होता है कि 1 kg 80 rupees, तो 1 किलो माल में कितना टाइम लगता है? मैंने 80 रुपीज़ केजी लिखा था उसके लिए हाथ वाले चरखे के, और दूसरा जो अम्बा चरखा लिखा है मैंने 280 लिखा, 280 से 300। वो कितनी देर में लगता है? वो आपको पूरे दिन में 600 500 600 ग्राम में लगता है। तो कोई आदमी नहीं आएगा, आधे किलो बना पाती है, एक दिन आधे किलो बना पाती है, और पूरे हफ्ते में ना 2 किलो बनाना आएंगे, 2 किलो से 3 किलो का, बहुत अच्छी कारीगर होगी 3 किलो का, जो आए और जो वैसे मीडियम कारीगर होगी वो जो है 2 किलो का। गेहूं में 50 रुपए किलो जो आए वो जिसको भी आप मोटिवेट करोगे ना कि आप 2 घंटे वो 2 घंटे में प्रोडक्शन नहीं निकालता, तो उसका जो हमने करेंगे वो 5-10 रुपए में करेंगे। और वो अगर वो हाथ से 300 रुपये केजी बता रहा हूँ, अगर एक दिन में हम लोग आधा केजी करते हैं 600 ग्राम केजी 600 ग्राम करते हैं, नहीं वो कटिंग रेट है 600 ग्राम के वो तो दिन भर में निकलेगा। आप 5 अम्बा चरखा लगाओगे 1 जगह पे साइड, तो उसमें 5 ही लोगे तो पूरे दिन में 600 ग्राम निकाल पाएंगे। एक बंदा हाथ चरखे पे बना। हाँ एक बंदा, अब हम तो कह रहे हैं कि और लोगों को भी काम मिले, जब वो चरखा खाली हो जाए तो दूसरा बैठेगा, प्रोडक्शन निकाल पाएगा ना, पहले वाले का ऐसे ही तो पैसे ही मिल पाएंगे और टाइम वेस्ट होगा, वो उसका खराब और क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। ये हमारे साथ जो काम है आप लोग ऐसे करके बैठे हो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे तो दुकान नहीं है, ये जैसे हाथ से चरखे पे स्टार्ट में धागा बनाएंगे ना, वो ही तो लेकर काम आएगा, तो लेकर सीधा धागा बना देगा। जैसे हाथ से चरखा और तो जो धागा बनेगा ना, उसी धागे का काम आएगा। नहीं है, पर चरखा बनाएगा और हाथ का चरखा वो धागे की पार्टी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो हाथ का चरखा है वो भी रुई से बन रहा है और अम्बा चरखा भी उसी से बन रहा है। धागा दोनों की वजह से अलग है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, दोनों आपस में कहीं कनेक्शन नहीं है। ये तो उस धागे से उसमें कन्वर्ट करना होता है। नहीं, ये अलग है और वो अलग है, दोनों हाथ बना है, दोनों का इंडियन नहीं है, दोनों की क्वालिटी से अलग है, आपस में अलग है। प्रोसेसिंग में क्या
अंबर चक्कर लगाएंगे उससे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे। हम अगर हाथ वाला चक्कर यूज करेंगे तो क्या उसका कपड़ा सही बनेगा? हाथ वाला चक्कर यूज नहीं यूज है पेपर कर सकते हैं इसीलिए तो वो क्यों नहीं करते वो मोटा दाना और दाना दो चीजें लगाए खाना होता है वो आधी वाला जैसे नहीं होता वो नहीं बनता जो आपका वो मैच कर नहीं, मगर जो हाथ वाला चरखा की रुई से हम तो टॉवल बना सकते हैं ना, गमछा टॉवल बाकी आइटम्स बना सकते हैं, चादर टाइप। मैंने अभी आपसे बात कर रही थी कि लोकल प्रोडक्शन लोकल करना चाहिए। अभी आपको बोल रहा था जो हम नॉन ऑर्गेनिक से भी कर सकते हैं, जैसे टॉवल है, चादर है, शॉल हो गया, कुछ भी है, तो क्या वो उसकी कॉस्ट जो और नॉन ऑर्गेनिक होगा उसकी कॉस्ट और जो मार्केट में वो आइटम मिल रहा है उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। मैंने जो कोटा में देखा था लाइफ एक्सप्रेस में जाता था वहाँ पे दो तरह की शूटें थी, मोटे वाली थी और बाकी जंपर पे काट थी वो की थी। जो मोटे वाले थे वो वहीं पे डाई करके मतलब कपड़ा मशीन में रख के सुखा करके और उसके टाले वगैरह बनाया थे मोटे मोटे टाले जो लोकल मार्केट से का जो पतले वाले कपड़े थे उसको भी वो कोटा गुड़िया सारी बनाई। तो ऐसा कुछ अगर कर सकें नहीं आपने थोड़ा मोटा धागा था उसे अपने लाइट के साथ फिर मोटा धागे का मोटे से मोटे ना आइटम जो बनेगी वो वहाँ सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर नॉन ऑर्गेनिक का करता है नहीं होगा तो एक गमछा 60 रुपए का मिलता है, नॉन ऑर्गेनिक मिला एक रूम में करीबन एक महीने में 6 से 7 केजी या 8 केजी ठीक है। तो आप बता रहे थे कि एक हफ्ते में कितने किलो बनाती है? एक हफ्ते में 2 से लेकर 3 किलो तक 2.5 किलो तक आराम से एक महिला बना सकती है। और वो क्या हाथ से अगर सपोज करो आप ही बना लेंगे जो मैंने देखा था उनका पार्टी में उसमें जो है 40-50 चक्के आज भी पुराने वाले हैं। तो दो औरतों ने इनको चक्का दिखाया और काट दिखाया, लच्छी बांध रखी वो लच्छी में इनको ये देखो ले जाओ। और तो वो कहते हैं हम हमेशा काम करते रहते हैं, बीच में काम बंद हो जाता है, तो हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम ये लच्छियाँ जाके हम खादी ग्राम उद्योग को दे देते हैं, उसके बदले वो हमें पैसा नहीं देता। क्या करता है, कहता है ये गोंदे ले जाओ खादी की, ये गमछा ले जाओ खादी का, ये पैर पूछने का ये ले जाओ या सोल ले जाओ जो होल्डिंग लोई जिसको बोलते हैं, ये लोई ले जाओ, लोई दे देता है बोले हमारा धागा किलो के सामने दे देता है और अपना माल उसके हिसाब से दे देता है। तो हमें उससे कोई फायदा ही नहीं होता, हम तो सोचते रहते हैं सर्दी आएगी तब हमारा माल बिकेगा, तब हमें ये सामान मिलेगा। और ज़्यादा सामान हम बना लेते हैं तो वो जो लिहाफ के कवर होते हैं वो लिहाफ ले लेते हैं, लिहाफ और गद्दे ले कवर ले लेते हैं उसको, और जो रुई उसमें से बचा लेते होते हैं वो उसको देखते हैं घुमा को उससे उसमें डलवा लेते हैं, तो रुई की बहुत चोरी होती है। अब हमने रुई दे दी सपोज करो महिला को, कांटे में भिजवा दी, हमने कांटा लगा के उसको दे दी, उसने रुई लेने के बाद ये कैसे चेक होगा कि जो हमारा इतने में एकता बना, और उसमें क्या करती है कभी कभी पानी भी मिला देती है, भारी कर देती है। हमने कहा तोल के देना, तो वो कहेंगे सही है तो जब आधे किलो या 1 किलो हुआ तो कहेंगे दूसरी बार क्या करें उसको भिगो कर दे देगी तो वजन पूरा करेगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। या बहुत बड़ी गट्ठी देते तो उसमें कुछ और कुछ रख देते। तो हमारा यह है कि उन महिलाओं को एक सुपरवाइजर भी है, उन्हें देखे उनसे अपने सामने काम करवाए, पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। देखो ऐसे तो फिर हम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर हमें स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी सुपरवाइजिंग के लिए तो एक औरत जिसको ट्रेनिंग दी है उसका क्या फायदा?
चक्का होता है एम्पियर कहलाता है, तो वो चक्का हर वक्त नहीं चला सकते, उसमें 8 पोंगे होती हैं, 8 धागे होते हैं, उसको चलाते हैं, तो हर वक्त उसको नहीं चला सकते, वो बहुत भारी चलता है और 8 धागे का आता है। और ये तो हाथ वाली चक्की की बात तो हाथ वाला चक्का हर कोई चला सकता है। अभी बल्कि जी ने बताया था कि एक हैंडलूम पे हमारे को 7 से 8 किलो वो चाहिए, धागा चाहिए एक महीने में, है ना। और एक हाथ का चरखा निकालता है 2 से 2.5 किलो धागा एक हफ्ते में। तो अगर उसको पूरे हफ्ते काम पूरे महीने काम किया जाए, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 8 किलो निकाल, तो 8 किलो निकाल देगा जी 8 किलो। अगर 2 हफ्ते भी 2 औरतों को दे दिए, ठीक है, 2 औरतों को के 2 हफ्ते काम दे दिए, 15 दिन काम दे दिए, तो वो 2 औरतें एक हैंडलूम के लिए काफी है। यानी एक हैंडलूम पे 2 औरतें सफिशिएंट है हाथ की चक्की के लिए, है ना। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि एक हैंडलूम पे 2 औरतें, और जो हैंडलूम चलाएगा उसमें कितने हम डेली कर सकते हैं, नहीं कॉन्टिन्यूअस ना, ऐसा नहीं है कि महीने काम कर सकते हैं, नहीं वो नहीं हो पाएगा। वो क्या है कि ये रूम में सेटिंग कर दी, इसने कर दिया, इसने तार मेरा टाइम खत्म हो गया, क्वालिटी आएगी नहीं, वो कहाँ पर छोड़ देगी दूसरे वाले को क्या पता, वो तो आएगा मेरे साथ काम करेगा। खड्डे तो बहुत ज़्यादा टफ होता है काम। तो खड्डी पे ऐसे नहीं कर सकते कि 2 फ्रेश लोगों को इकट्ठा ट्रेनिंग दो, एक ही ट्रेनिंग एक साथ हो जाएगी, अगर काम नहीं हो सकता है सर, क्योंकि इसमें फोकस है, अपना कंसंट्रेशन, जितना वो देर तक काम करते रहेगा उसकी क्वालिटी उतनी मेंटेन होती रहेगी। बीच में ब्रेक हुआ तो क्वालिटी वहाँ पे तुमने देखा था रामपुर में वो जो लेडी थी उसकी बच्ची भी चला रही थी उसको, वो परिवार को वो डेथ हो गई ना, परिवार को परिवार वहाँ जा रही है, बच्चे इस तरह जा रहे हैं, उसकी रोटी हो गई वो। और हमारे जो सिलाई टीचर मतलब जीवन सिलाई सीखी उन्होंने तो अब ज़्यादा चलाया नहीं, मतलब हम देनी पड़ेगी। मेरे हाथ के चक्के का धागा खड्डी पे नहीं चल सकता। नहीं कैसे चलेगा, जैसे चलेगा पर उससे कपड़ा मोटा बनेगा, जो हम चाह रहे हैं वो जैसे क्वालिटी अपन निकाल देंगे। अच्छा क्वालिटी को हर कोई मिसयूज करता है, आज़ादी का वो मिसयूज कर रहा है, क्वालिटी निकलती है उसमें भी निकल जाएगी। वो ये सारे लोग भाई नाम ये जो कुछ हो गया कुछ कहते हैं मैं कह रहा हूं इतना भाई काम नहीं है, सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल करने रहते हैं तो एक आदमी दो देगा कितने ऐसा हो 5 मिनट का 25 मिनट का काम है, 25 मिनट का लेगा, लेकिन ये देखा नहीं है भाई को आपने लिया उसमें नहीं है मोटा नहीं है, ये 2 चीजें डाल देना है, मोटा होगा तो जैसे जमीन में आएगा, वजन होगा उसमें जमीन का वैसे मालूम करके आपको ये करना हम अंबर चक्की ये जो और करने वाली बात है ना ये हम ऐसा बना बनाया खरीद भी कर सकते हैं। ये तो नहीं जाता ना, ले जाएगा पर ये भी तो रोजगार भी दे रहे हैं। रोजगार दे रहे हैं, पर ये वाला तो अंबर चक्का करते हैं, यही आप कहते हैं ना। तो 2 हो गए, अंबर चक्का भी हो गया और हाथ वाला, दोनों को मिक्स करके आप कपड़ा बना सकते हैं। कमला चक्का जो है वो जो हैंड वाला है उस दोनों के धागे पे वो खड्डी का आएगा, एक ही खड्डी जो ताना है उसके लिए अंबर चक्का का यूज होगा, और जो ताना उसके चक्का लिए खड्डी लगेगी, 2 खड्डी लगेगी, 50% उसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा, अंबर चक्के का अलग हो जाएगा, हाथ वाले हैंड वाले का अलग हो जाएगा। जैसे कि ऐसा देखो हैंडलूम पे ऐसे ताना आ रहा है, हाँ ठीक है, और जो ऐसे ऐसे करते हैं तो शटल शटल वो करते हैं धागे के साथ, वो ऐसे ऐसे जाते हैं ना, इसलिए ऐसे धागा बनता है, ऐसे तो कपड़ा बनता है, तो ये वाला बन जाएगा हाथ वाले चक्के से ये वाला धागा बनेगा, और ये वाला या तो हम सोर्स कर लेंगे या अंबर चक्का यूज कर लेंगे। सर कौन सा ज्यादा सही है? जूते डिमांड ये जो अंबर चक्का होता है वो मजबूत धागा निकालता है, वो एक जैसा धागा होता है, उसके ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते हैं धागे में, तो वो धागा टूटता नहीं। तो वहाँ तो हमें ऐसे ही चाहिए होता है जो टूटे नहीं। और वेफ्ट का जो धागा होता है अगर उसमें उतार चढ़ाव आता है तो एक टेक्सचर दिखता है, ना कि कोई मिस्टेक। वो उतार चढ़ाव वाला धागे हाथ करके यूज करते हैं ताकि वो एक टेक्सचर आए, तो वेफ्ट के लिए तो वो अपने लिए अच्छा धागा है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो टेक्सचर तो डिजाइन हाँ, डिजाइन
जाए उसके लिए उस तरह के मार्केट वो मार्केट भी देखिए। तो अब हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं? अंबर भी चाहिए और हाथ वाला ठीक है। अब एक सेंटर पे जैसे यहाँ पे मूव लग रही है, वहाँ पे भी मूव लग रही है, तो हम तीसरा सेंटर कौन सा लूंगा चालोचिकल का, तो 3 सेंटर पे अगर लूम लग रही है, अभी हम 2 का लेके चलते हैं, तो एक लूम लगानी है, कितनी लूम्स लगानी है ये मैं पूछती हूँ। एक सेंटर पे मैं चाहूँगा कि एक सुपरवाइजर तो होगा तो कम से कम 10 लोगों को एंटर करें। 10 लूम आप एक तक नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, ये प्रैक्टिकली है कि अगर आपको आपका मतलब ओवरहेड भी निकालना और प्रॉफिट भी कुछ निकालना तो इतना मिनिमम होता है। इससे कम में आपको प्रॉफिट या लॉस में 10 लूम रखने की जगह है। वहाँ पे हमने 8 का प्लान किया है, 1 लूम्स टंडा एरिया में 10 नहीं लगते ज़्यादा, 5 से 8 मैक्सिमम अगर बढ़ाएंगे आगे 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता टंडा एरिया में। तो 5 लूम लगना इसका मतलब 25 अंबर चलना चाहिए। हम नहीं 13 लगाए, 13-12 तो 8 केजी लगा ना एक लूम पे, और एक चक्का एक हफ्ते में 3 किलो एवरेज में अंबर का भी हाथ पे एक हड्डी है तो कुछ 12 केजी मतलब बन रहा है एक अंबर चक्का पे, और एक 8 नंबर प्लान करते हैं तो 10 अंबर 8 अंबर चक्का करें, मतलब अंबर चक्का आप डिवाइड कर देंगे कैटरिंग और अंबर चक्का में तो 4 आपको लगेगा, 4 अंबर चक्का और 4 पांच और तो जॉब जॉब तो ऐसा डिवाइड हुआ ना, 5 हाथ चलते चला रहा है, 5 अंबर चलते चला रहा है और 5 8 नहीं जा रहा है, तो ये तो मल्टी चलो इसके ऊपर हम बात करते हैं। अभी हमें पता चल गया कौन कौन करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, इसके ऊपर हमें बैठ के पूरा बिजनेस प्लान प्लान करना है। कभी ये होगा प्लान करना है। देखो चलो हमें थोड़ा आप लोग भी अपने वहाँ से पता करके डिटेल्स बताइए। अभी हम लोग इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करेंगे। प्रोजेक्ट सबसे पहले आप लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने MIS में बहुत सही डेटा डाला, जिसकी वजह से अपने हमने वो डेटा एक्सचेंजर को दिया था और उन्होंने पूरा उसको देखा, उन्होंने भी एप्लीकेट किया उसको। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, प्रोजेक्ट जैसे खत्म हो रहा है तो हमारे को एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की। हमने प्रोजेक्ट में जो शुरू में प्रॉमिस किया था वो हम लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, या फिर हमने किया है नहीं किया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट खत्म जब होता है तो हमारे को एक रिपोर्ट देनी पड़ती है डोनर को, जिससे उसको पता लगता है कि जो हमने उसको बोला है कि हम ये कर देंगे, हम ये क्या उसको मिला वो ट्रेन कर देंगे, हम इतने लोगों को दिलवा पाएंगे, या फिर इतने लोगों की स्किल बढ़ जाएगी, इतने लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वो हम एक रिपोर्ट बना के डोनर को देते हैं। वो तो आपको सबको पता ही होगा कि आप लोगों ने काम किया होगा इसमें। तो शुरू करने के लिए हम 27 फेब से इस काम को शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा, सबके पास वो क्वेश्चन रिवाइज हो गया। अंजू जी आपने जो डेटा कलेक्ट किया था मॉडल सेंटर के लिए वो एक पायलट था, ताकि मैं देख सकूं कि डेटा कैसा आ रहा है। ठीक है, पिछली बार यशपाल सर ने जो क्वेश्चन शेयर किया था वही उन्होंने बोला था कि आप वीडियो से उसको एक बार ट्राई करो।
यशपाल ने बनाया, हाँ फिर बेड असेसमेंट के लिए। हाँ जी। तो वो हमने ट्राई कर लिया है और उसको देखा है कि फील्ड से रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। तो उसका मैंने नोटिस किया है कि जो आप सर्वेयर्स यूज कर रहे हो ना वो थोड़ा सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो आपको थोड़ा जो सर्वेयर्स है इसलिए तो मैंने को उसमें बोला था बेड असेसमेंट की टीम लगाने के लिए। नहीं बच्चे हमें टास्क में एक्चुअली इंडिविजुअल का क्वेश्चन करना है 100% आया। हाँ तो जो हम आपको दे रहे हैं आप अपने सेंटर से भर के हमें डाटा को क्वेश्चन देंगे यही है ना प्रोसेस। और हम आप ये नहीं कहेंगे कि हम आपको दे रहे हैं, आप हमें ठीक दो जो आउटसाइडर्स हैं जो आपके साथ हर एक का चाहिए था इसमें वो रैंडमली नहीं है। नहीं अच्छा हर एक का जो आपने एमआईएस हमें भेजा उस लड़की को वो क्वेश्चन तो ये टाइम ऑपरेशन सर मैंने सबका कैलेंडर बनाया हुआ है कि कब से कब तक का होगा डेटा कलेक्शन का टाइम है, कब से कब तक का होगा डेटा सबमिशन का टाइम है। और मैं ये कोइंसाइड करना चाहती हूँ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन पे। जिस दिन आपका डेटा कलेक्शन खत्म आप हमें डेट बताओ, हम आपके सेंटर पे आके उन सब औरतों को बुला लो, हम उनसे पूछेंगे ये आपने ही भरा है ना, और फिर हम वो सर्टिफिकेट है ना। तो शुरू करते हैं रामपुर से। रामपुर की डेट्स है डेटा कलेक्शन की 27 फेब टू 14 मार्च। 27 फेब 27 फरवरी से लेके 14 मार्च डेटा कलेक्शन सारे फॉर्म भरवाने हैं आपको मैं तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। आपका टारगेट था 840, ठीक है। आपको एक दिन में मिनिमम आप लिख लो ये सब चीजें, मैं आपको शेयर भी करूंगा। एक दिन में मिनिमम 60 फॉर्म भरवाने हैं, ठीक है। एक दिन में 60 फॉर्म्स, जिसके लिए आपको वॉलंटियर या सर्वेयर या आपका स्टाफ जो क्वालिफाइड है, जिसको इंग्लिश आती है, मैं हिंदी भी दे दूंगा लेकिन उसको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। वो 6 रिक्वायर्ड है, 6 लोग, क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा है और अगर एक आदमी 10 भरता है तभी जाके वो होगा। हमें सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए कि आपने बोला कि मेरे को 10 फॉर्म भरा दिए अब तो पूरे दिन में भरवा के इसके लिए। सेंटर पे आएंगे लोग, जो लोग सही में ट्रेनिंग लिए जिन्होंने, उनका आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कि ये लोग सेंटर पे आए थे, ठीक है, कौन से बैच की थी, इसका फॉर्म भर चुका है, वो मेरे को रिकॉर्ड चाहिए सब लोग, ठीक है। वो 10 औरतों को आप उनके घर में जाके फॉर्म नहीं भरवाओ, उनको सेंटर बुलाओ, ये क्या है? उनका एक रजिस्टर मेंटेन होगा। आपकी वजह सेंटर में बुलाने की वजह ये है क्योंकि टाइम कंजप्ट कम होगा हमारा, जो घूम घूम कर जो टाइम वेस्ट होता है ना, एक ही जगह पे सारे सोर्स मिल जाएंगे। जैसे हमारा सेंटर है बैच चल रहा होगा, मार्च में तो बैच चल रहा होगा, आप उनको कहां से बुलाकर हम बैठा के करवाएंगे? सर आपको 6 लोग डेडिकेट करने पड़ेंगे, मैं जैसे आपको तो फिर 6 लोगों को जाना पड़ेगा उनके। ये लोग कोई भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे सिवाय डेटा कलेक्शन के। आपके पास सिर्फ 27 से 14 मार्च तक का टाइम है। वो सेंटर नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी बैच होगा, वहां पे जगह नहीं सर मैं आपको की बात करूँ, इस प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, सब हर एक सेंटर में कोई ना एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है जिसकी सैलरी आती है इंडिया से। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है ना एक सेंटर के अंदर, हर एक सेंटर में वो रिस्पांसिबल होगा डेटा ऑथेंटिसिटी, डेटा कलेक्शन, और जो रजिस्टर में बोल रहा हूँ वो उसको रिपोर्ट करने के लिए जो रजिस्टर मेंटेन होगा कि ये औरत इसने इस बैच में ट्रेनिंग ली थी, इस ट्रेनिंग की थी, इसका फॉर्म भर गया है इस डेट को, उसका साइन आ गया, ठीक है। और ये सब डिजिटल होगा, हाथ से कुछ नहीं लिखना, ठीक है। रजिस्टर लिख के साइन करा के फिर वो डिजिटल कॉपी भेज दिया। आपने रजिस्टर बनाया, ठीक है, आपने वो लिखवा लिया कि इस डेट को हुआ था, उसको डिजिटल करके एक्सेल में साइन तो रहेगा ही रहेगा उसका, लेकिन मेरे को डिजिटल कॉपी में चाहिए। सर रजिस्टर वही थे ना, काम में ले रहे हैं सर सेपरेट रजिस्टर होगा, फ्रेश रजिस्टर अलग से सेपरेट रजिस्टर होगा नया डेटा
कलेक्शन का, ठीक है, उस पे डेटा कलेक्शन आप लिख देना कि इतने लोग आए थे, 840 आपका भी टारगेट है, उसमें से ये कैलकुलेट होगा कि 840 में से आपके पास असलियत में आए कितने, और सबके सब यूनिक होने चाहिए, ठीक है। यूनिक क्या मैच करना चाहिए हमें? हाँ, सबके सब एमएस से मैच होना उनका आधार कार्ड का नंबर मैच करना चाहिए। हम रैंडमली जाकर उनसे पूछेंगे आपने भरा है कि नहीं भरा। वो आधार कार्ड नंबर सर्टिफिकेट में भी आ रहा है, जो भी आईडी वहां पे दिया नंबर सर्टिफिकेट में भी आ रहा है, फोटो भी आ रहा है। सब क्या आधार कार्ड आधार कार्ड सब लोगों ने लिए ना सेंटर पे, सबका आधार कार्ड नंबर चाहिए सबका। और उस लड़की के सर्टिफिकेट के साथ करेक्ट आधार कार्ड आप चेक करके दे दो, क्योंकि सर्टिफिकेट पे लिखना है। उसका आधार कार्ड पे जो नाम होगा वही नाम सर्टिफिकेट में आएगा। तो वो एक बार दोबारा से वेरीफाई कर देना उस चीज से। ठीक है सर, डेटा एंट्री की ट्रेनिंग में दे दूंगा आपके सेंटर पे, जितने भी कंप्यूटर ट्रेनर्स हैं वो सब डेटा एंट्री करेंगे, या फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग में जो अच्छे जो स्किल टेस्ट हुआ था जिसमें जिन लोगों के एआई है वो आप क्या करेंगे डेटा एंट्री। प्रियंका कर सकती है, उनका एक ही है तो इतने सारे काम कैसे करेंगे? हाँ तो स्किल कैटेगरी टेबल में ए आए होंगे ना, जितने लोग ये आए उनको बुलाओ। वो आने के बाद काम कैसे करेंगे? डेटा एंट्री करेंगे इतना सारा काम कैसे वो कैसे उसमें कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। सो वो तो करना ही पड़ेगा, प्रोजेक्ट में काम किया है हम लोगों ने तो दिखाना पड़ेगा कैसे किया है। ये काम तो दिखाना है, वो फॉर्म तो कोई भर सकता है, जो करने के बाद जब जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होगा वो उसको डिटेल करेगा। ठीक तो है। आपने उनको कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं बनाया है? पूरे एक्सपर्ट बनाया, बड़ा सकती आगे इन्होंने ट्रेनिंग सिखाया, उसके बाद वो आई सिंधी जवान आए, उसके बाद दूसरे आए, वो चली गई, वो आए, वो चली गई, 3 महीने से खाली पड़ा कंप्यूटर का, 2 महीने से 2 महीने से तो पूरी टीचर नहीं है, अब तक पढ़ा और पूर्णिमा है, और 2 ही लोग हैं, सॉरी मतलब पेंटा है और पूर्णिमा 2 ही लोग हैं 2 महीने से। तो वो बीच में पार्टीशन हटाने का यही मकसद था कि प्रियंका कंप्यूटर भी सिखा देगी। हाँ कंप्यूटर सिखा रही है, जो उसमें 8-10 बच्चे आ रहे हैं वो सिखा रही है और वो काम भी कर रही है। अगर मान लो उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो फिर कौन करेगा हमारा काम? आप भी कर लो, ऐसा नहीं है मैं नहीं करूँगा। तो ये तो प्रियंका का काम ही है, ये तो ऑफिशियल काम है। तो सर आप देखो, आप लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई है हम लोगों ने, ठीक है, 840 लोगों को ट्रेनिंग कर रही है, उसमें से कुछ 10 लोग भी नहीं है जो डेटा एंट्री कर सके, तो क्योंकि इसका मतलब आपने कंप्यूटर सिखाया है? ये चीज तो नहीं सिखाई। एक मिनट, आप बताओ, आपके यहाँ पे जिन लड़कियों ने कंप्यूटर सीखा वो उसी दिन आती थी जब मैं जाती थी, या वैसे ही आ रही है ना, सीख रही है ना? तो क्या वो एक्सेल सीखा उन्होंने? तो एक्सेल में क्या वो नाम और डाटा एंटर नहीं कर सकते? हाँ तो फिर अगर वहाँ तो बात तो एक ही है ना, रामपुर मतलब बेनेफिट सेटअप के ना सीगन के ना, लीगल सेंटर पर होना है, हाँ सेटअप केयर के होना है, बीजेपी के होना है, आगे बढ़ते होना है। तो मैं उनको डिपेंड नहीं कर रहा, वो रामपुर मेन सेंटर है ना, उसके अंदर ही सब सेंटर हो गया था ना लास्ट प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो उनको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। हाँ वो तो पूरा काम अब ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, हो जाएगा। कंप्यूटर टीचर तो चाहिए, फिगर से नहीं होगा। रखिए और सैलरी दीजिए अपने। 5 साल हो गए सपोर्ट करते हुए, अब हमारे पास सैलरी नहीं। और युवराज सैलरी जी दीजिए, सेल्फ सस्टेन करिए। 5 साल से मैं घंटियां बजा रही थी, सेल्फ सस्टेन करना है। बहुत फंडिंग दी है हमने, पर अगर आप हर समय हमारी तरफ देखेंगे सैलरी देने के लिए, हम नहीं दे पाएंगे। मैं बहुत क्लियरली सारे सेंटर्स, फरह आप बताओ आपने पटवाई सेंटर को कैसे सेल्फ सस्टेन किया 3 महीने तक? सुनिए उससे, उसको हमने नहीं सिखाया, उसने मेहनत की है। आपके यहीं से सीख के आई है ना योगराज जी, बताओ फरह खड़े होके कैसे किया? पटवाई सेंटर 3 महीने से चला रही हूँ, बट जहाँ जितना भी वहाँ होता है 40 लड़कियाँ भी मेरी कंप्यूटर में, वो 40 लड़कियाँ सिलाई में, 40 लड़कियाँ मेरी पार्लर में और 24 लड़कियाँ कंप्यूटर में। जैसी ही लड़कियाँ आती हैं, जिसके जैसे भी एडमिशन होते हैं, मैं उसी पैसों से उसी का सामान यूज करते हुए मैंने मैम के पास या शिवम सर के पास या जय सर के पास किसी के पास नहीं भेजा है, किसी भी सामान को लेकर कि मुझे ये चीज़ चाहिए या किसी की मुझे टीचर रखना है। इस लड़की ने सेट कर दिया फीस के पैसे से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां। जिस दिन से सेंटर खुला
वो जिनसे कोई कॉल नहीं आया मेरे पास कि सर ये दिक्कत है सर वो दिक्कत है, सब अपने भैया सबको ये आता है कि इससे ये मैंने सवाल करे थे ये लगा ये अपडेट आता है मैं ये चीज डालती हूँ व्हाट्सएप पर, मुझे डर लगता है कि बट कोई सब कुछ बिना हमारी हेल्प के बहुत बड़ी बात और वो भी 3 महीने और अभी मैं फर्स्ट अप्रैल से डांस क्लास और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करूंगी, बट उसकी सैलरी नहीं होगी, जो वहां पर फीस आएगी उसी से मैं टीचर रखूंगी। ये अप्रूवल के लिए वेट नहीं करती है, तो लगता है कि कम्युनिटी की डिमांड है, बता देती है लोगों का, वो खुद अलग करके काम कर लेती है। जी वो एफर्ट इस्तेमाल कर रही है ना, ये रिसोर्सेज कम्युनिटी के रिसोर्सेज में ये सारी चीजें नहीं, उसको बहुत क्लैरिटी है, उसको ये पता है कि ये सब सेंटर खुला है, इसके लिए मुझे कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, ना रेंट है ना कुछ है, बहुत मुझे कम पहले पैसा हम देते हैं मेंटेनेंस का। जी मैम। और स्टिचिंग की, सुइंग की और कंप्यूटर टीचर की शायद सैलरी भी हम कुछ नहीं दे रहे हैं, तो फीस में से थोड़ा थोड़ा मैनेज नहीं अभी तो मिल रही है, बट अभी स्विंग की तो टीचर जोरासन ने रखी, उसकी सैलरी भी नहीं, उनका कलेक्शन उनसे, बट मेरी पार्लर की तो आई रही है। बट मैं अभी चाहती हूँ आगे तक मैं ऐसा कुछ लेके जाऊँ कि सैलरी भी वहीं से ही निकले, मैं अभी से सोच के रख रही हूँ। दैट इज द मॉडल। यही चाहिए था। और कब टाइम दे देते हैं 3 महीने की बात है सर, 3 महीने। मैंने युवराज जी आपको कंप्यूटर टीचर बोला था 12,000 का रखो, बोला था, पर आप ना तो कोई कैंडिडेट ढूंढ पाते हैं और फिर ना जो आप रखते हैं वो अच्छा सिखाता नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर फरा वहाँ पे सिखा रही है कंप्यूटर, तो आपके यहाँ हम तो सिखा के गई होगी ना। नहीं मैम उसके लिए न्यू टीचर मैं नहीं थी, 1 मंथ का जो कोर्स चला था डी इंडिया का वही सिखाती थी, बट उसके लिए न्यू टीचर बदलने थे। 3 महीने को टिक ही नहीं पाती थी लड़की, हर 2 महीने में हर किसी को जाना होता था, वो सब कुछ मेरे को ही आ जाता था। 1 महीने करती थी, दूसरी आ गई, तीसरी गई, तो वो टीचर बदलती रहती ना, किसी के एग्जाम होते थे, कभी किसी का कुछ होता है, इस वजह से बच्चों को भी इसका मतलब हम सिलेक्शन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं ना टीचर की। देखिए मैं समझ रही हूँ गांव में नहीं मिलते लोग, पर बेनजीर में कौन सिखा रहे कंप्यूटर? सॉरी आई एम टेकिंग टाइम, दूसरे सेंटर्स का पर ये बहुत क्रूशियल है मेरे लिए। मैंने 3 महीने में रोज में सिखाया, इसका तो कौन इसको छूट गया तो मैं छोड़ दिया। इस समय कमलेश सिखा रहा। अभी इनके पीछे क्या कर रही है? और मैडम हमारे क्षेत्र में कंप्यूटर टीचर नहीं मिल रहा है, हमने साथ में ढूंढा तो समय लेकिन कोई नहीं मिल रहा था। लड़की का हमारे क्षेत्र में जो तो कंप्यूटर टीचर बैठा है। ताज आप मुझे आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन टू एवरीवन, अगर हम एक कंप्यूटर टीचर 12,000 का रखते हैं तो क्या वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करके दूसरे गांव में नहीं जाता? अनुराज का है। अनुराज आप कैसे मैनेज करते हो अपने कंप्यूटर टीचिंग? जस्ट लिसन टू हिम हाउ यू मैनेज। मैडम मैं 3 लैपटॉप के साथ कैरी करता हूँ और साइकिल लैपटॉप साइकिल पे लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है कंप्यूटर सिखाने, क्योंकि मैंने इसको मशीनें नहीं दी हैं। जबरदस्त देखिए मैम, हमारे सेंटर पर 3,000 3,500 रुपये का कंप्यूटर टीचर नहीं मिलेगा। अगर दूसरा टीचर आएगा तो 10-12 हज़ार तो जरूर मांगेगा, और हमारे पास इसे कोई कर सकते हैं, इससे कम आएगा। 3,000 का मैंने तो आपको क्वेश्चन पहले करा, मैं 12,000 देने के लिए तैयार थी। अगर वो एक दिन आकर सिखा रहा है, दूसरे दिन मेरे से जाके सिखा रहा है, तीसरे दिन जब सेंटर खेड़ा में तो इनके पास है, क्या वो हफ्ते में 3 में डिवाइड करके दोनों सेंटर कवर नहीं कर सकता? कवर कर सकता है ना? कर सकता है ना, फिर क्यों नहीं करा? आप ढूंढ ही नहीं पाए किसी को जो कंप्यूटर सिखा रहा है। आप
हम लोग दे रहे थे ताज तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है चार बता दो सबको ठीक है बता बस बताओ 3 जगह या 4 जगह जाता है डेडिकेशन इसमें से एक गांव मेरे ख्याल में 15 किलोमीटर सुबह 7 बजे रनिंग होती है इनकी 3 बैच अलग अलग 10 पूरा हमारे सेंटर से 5 किलोमीटर दूर हाँ धाने सारे वहाँ से एक सेंटर आता है फिर वहाँ से 5 किलोमीटर दूर रामगढ़ वहाँ जाते हैं गढ़राबाद नामगढ़ के बाद फिर 2 किलोमीटर पूरे घंटे मेरा होगी ये फिर मैम मुझसे पहले ये वॉलंटियर करता था, आपको पता ही है ये कब से जुड़ा है गीचगढ़ से, फ्री में काम करते थे। कितने साल? 5-6 साल किया ना चांद आपने? 4 या 5 साल वॉलंटियर काम करते थे, महेंद्र ये सब लोग। आप बल्कि का तो ठीक है, आप बताओ ना कुछ में कितने चैलेंजेस हैं, आपने कैसे करी ये कितने सेंटर पे जाते हैं? कितने सेंटर पे जाके आप इसकी प्लस स्कूल का बताना, स्कूल में जो करते हो। मैम हमारे यहाँ आपको पता है 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है, कभी कभी मुझे भी गाड़ी लेनी है, उतना रास्ता में पैदल चल रही थी, शाम को मुझे 6-7 बज जाते थे घर पे आने और जो ऑफिस है वो मुझे रात में 1-1 बजे तक रात 2 बजे तक देती थी। और जो बिजनेस प्लान दिया था उस समय मैंने शायद आपको अमन से मैसेज भी किया था कि हमारे यहाँ हेल्थ कैंप चल रहा है तो मैं एक दिन ज़्यादा लूँगी, तो उस समय मैं सुबह से 8 से लेकर रात के 8 तक सेंटर में रुकती थी और रात के 8 बजे घर आने के बाद 2-2 बजे तक वो साइड में होती थी। तो वहाँ पे लड़कियाँ नहीं आ जाती, तो हमने क्या किया अभी आपका जो ये है तो गोरखगांव में रहे, वहाँ से सरसों में फीस लेते थे और 2 महीने से पहले तो 2 महीने किराया आया आपके यहाँ से, तो 2 महीने से नहीं आ रहा है, उसी में उसका किराया दिया और मशीनें भी 3-4 गाँव में अलग अलग 4-4 मशीनें रखकर वहाँ पे टीचर हायर किए और वहाँ पे ट्रेनिंग, और जब भी कुछ होता है तो हम उन लड़कियों को सेंटर से नाम वाले लेके आते हैं। और इसीलिए के लिए बच्चे नहीं आ पाते हमारे यहाँ, तो मैं हर फ्राइडे और सैटरडे हमारे सेंटर में छुट्टी है, लेकिन बीच में तो मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं हर फ्राइडे और सैटरडे अलग अलग स्कूल में जाके और जो स्लैम एरिया है वहाँ पे जाके उन बच्चों के साथ एक्टिविटी लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी इसी रिपोर्ट में भी कुछ पिक्चर कुछ एक्टिविटी दिखनी चाहिए और उसके लिए मैं हफ्ते में 2 दिन स्कूल में जाती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप कितना डिफाइन है? आपकी बेटी कितने साल की है? 2 साल की। कहाँ से छोड़ते हो आप अपनी बेटी को? मेरे दादी के पास और कभी कभी बर्किंस के सेंटर में ECD में उसकी इसकी छोटी बहन लेके जाती थी, बच्चे को पूरा दिन संभालती। It's not easy. Means हम लोगों को ना एक दूसरे से भी बहुत सीखने को मिलता है। I was so impressed, अनुराग, जहाँ पे जरूरत है ना कि आप पता है किस पे लेके जाते हैं? साइकिल पे लेके जाते हैं, उसके पास मोटर बाइक पे। इवन मैम ये सबको भी बोले हुए हैं कि जो लाइब्रेरी की बुक्स अगर जिनकी नहीं जाती वो इनको दे दें, तो अनु जी ने हमारे को थोड़ी सी बुक्स दी हैं, वो शुरुआत कर दी है इनकी लाइब्रेरी बना रही हैं अपनी एफर्ट से। मैम जो गांव के बच्चे हैं वो अपने डोनेशन करते हैं बुक्स अपनी, मैंने बोला हुआ है उन सेंटरों पे जो भी बच्चे हैं अपनी अपनी बुक्स जो आप यूज नहीं करते यहाँ पे लाइब्रेरी में जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो दोनों सेंटरों पे आप लाइब्रेरी भी मेंटेन कर रहे हैं धीरे धीरे वहाँ पे। देखिए कब बताएंगे इससे दूर दूर है, कहाँ से औरतें चल के आती हैं, बताना जरा सेंटर पे और बच्चे लाते हैं। अभी हमारे पास 3 सब सेंटर हैं, एक तो है कमालपुरा में जो करीब 4-5 किलोमीटर के समथिंग है, एक है नाथू के निगरान में वो भी तकरीबन इतने ही किलोमीटर का है, और एक है भगवानपुर। सो इन तीनों में क्या है कि लगभग हमने अब तक सिखाया है, मतलब 60 तो लेडीज की सिलाई की स्टिचिंग की, उनको हमने ट्रेनिंग कितना 120 लेडीजों ने वहाँ आके सीखा
मैं देखा हूँ कि बचपन से 5 बच्चे आते हैं, मैंने कहा 5 किलोमीटर पैदल आता है 5 बच्चा। क्या होता है कि उनका स्कूल खत्म होता है, स्कूल छोड़ने के बाद घर नहीं जाते थे, सीधा लाइब्रेरी में भागता है और यहाँ पे किताबें के लायक पढ़ने लायक इसीलिए छोटे-छोटे बच्चे सब इसीलिए में बैठता है, पढ़ने किताबें करता है, लेकिन रोज आया कभी मिस नहीं करेगा, चाहे ठंडी हो पता नहीं। मैं तो मुझे तो आज से जा रहा मेरे कहने का मैं किसी को डेडिकेट नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको स्टोरीज सुनाई है कि कैसे सेंटर्स पे काम चल रहा है और डेडिकेशन के साथ चल रहा है। अब मुझे पता डर क्या लग रहा है अभी, जो मेरा मतलब कि आई एम वेरी मच स्केयर्ड अबाउट दैट कि हमने पूरा साल एक सेंटर को बोला कि हमने कंप्यूटर की ट्रेनिंग A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड कैटेगराइज में कर दिया, पर असल में बच्चों की सीखना यहाँ पे डेटा एंट्री की बात कर रहा हूँ, तो डेटा एंट्री क्या है? नाम लिखना है, नाम लिखना और नाम लिखो और कोडिंग आपको दे देनी है। एक्सेल में नाम आपके पास है, एमआईएस में नाम है, वो कोडिंग के हिसाब से आंसर्स डेटा एंट्री करेगा, उसमें मुझे नहीं लगता तो वही बच्चा वही बच्चा उसके प्रैक्टिस हो जी। आज मैं आपको बताऊं कम्युनिकेशंस की आपकी क्लास अटेंड करिए, हमेशा भी पॉजिटिव। आप इतना ही कह दो कि मैडम मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप प्लीज आगे से ये मत कहिए कि नहीं हो सकता, पूरे माहौल को वो चीज खराब कर रही थी कि नहीं हो सकता। मैं समझ नहीं पाया सिंपल इन्होंने जो पहले कहना चाहिए वो बाद में कहा कि वो नाम और उसका वो लिखना और इतना तो करा मैं पूरी बात समझ नहीं पाई, इसलिए मैंने इतना सारा 840 लोगों का भाग में ऊपर ये कैसे करा पाऊंगा। 840 के तो आपने 3 सेंटर है ना? हाँ 3 सेंटर है, इनके आगे 250 है, सेंटर उसमें 250 है, मतलब सब मिला के 840 है, तो 840 में एकदम फिर उसको अच्छा कंप्यूटर इन्होंने सिखाया है कि इन्हें पता हो से सीखते जाते हैं ना। हाँ वो ने ज्यादा वो इस समय काम यहाँ से लेंगे, इससे पहले इन्होंने नहीं सिखाया, आगे तुम करेंगे तो ये अरे ऐसे नहीं सिखाया, तो पूरा सेंटर तो आप ही कर, उसमें कितने लोग काबिल हैं उनसे मैं लिस्ट ले लूंगा, ये मुझे बता देंगे। नहीं पूरे डेटा लगा हुआ है, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बुला लेना, मैं आऊंगी। आपके यहाँ डेटा एंट्री हो जाएगा ना? नहीं 840 है। ये 840 डिवाइड तो वजीराबाद का है 1 मार्च से स्टार्ट होगा डेटा कलेक्शन, 15 मार्च को खत्म और डेटा सबमिशन है 30 मार्च को। 1 मार्च को स्टार्ट होगा, 15 मार्च को खत्म। आपकी बेटी कितने साल की है? 2 साल की। कहाँ से छोड़ते हो आप अपनी बेटी को?
इवन मैम ये सबको भी बोले हुए हैं कि जो लाइब्रेरी की बुक्स अगर जिनकी नहीं जाती वो इनको दे दें, तो अनु जी ने हमारे को थोड़ी सी बुक्स दी हैं, वो शुरुआत कर दी है कि लाइब्रेरी बना रही हैं अपनी एफर्ट से मैम। जो गांव के बच्चे हैं वो वहाँ पे डोनेशन करते हैं वो सब मैंने बोला हुआ है उन सेंटरों पे जो भी बच्चे हैं अपनी अपनी बुक्स जो आप यूज नहीं करते यहाँ पे लाइब्रेरी में ये जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो दोनों सेंटरों पे लाइब्रेरी भी मेंटेन कर रहे हैं धीरे धीरे करते हैं। अभी हमारे को 3 सब सेंटर हैं, एक तो है कमालपुरा में जो करीब 4-5 किलोमीटर के होते हैं, एक है नाथुके निगरान में वो भी तकरीबन इतने ही किलोमीटर का है, और एक है ये भगवानपुर। सो इन तीनों में क्या है कि लगभग हमने अब तक सिखाया है मतलब 60 तो लेडीज की सिलाई की स्टिचिंग की उनको हमने ट्रेनिंग कितना 120 लेडीज़ों ने वहाँ आके सीखा, और हमने वहाँ सिखाया उनको। और जो दिल्ली है वो ज़्यादा दूर नहीं है, कमालपुरा वहाँ से भी लोग आते हैं सीखने, मतलब एवरेज अगर लगा के चले तो 3 से 4 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, वहाँ से लोग आते हैं सीखने। मैं देखा हूँ कि बचपन से 5 बच्चे आते हैं, हमारे घर में 5 किलोमीटर और पैदल आता है 500 बच्चा। क्या होता है कि उनका स्कूल खत्म होता है, स्कूल छोड़ने के बाद घर नहीं जाते थे, सीधा लाइब्रेरी में भागता है, और यहाँ पे किताबें के लायक पढ़ने लायक छोटे बच्चे सब इसीलिए में बैठता है, पढ़ने किताबें करता है, लेकिन रोज आया कभी मिस नहीं करेगा, चाहे ठंडी हो बता। मैं तो मुझे आज से जा मेरे कहने का मैं किसी को डेडिकेट नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको स्टोरीज सुनाई है कि कैसे सेंटर्स पे काम चल रहा है और डेडिकेशन के साथ चल रहा है। अब मुझे पता है डर क्या लग रहा है अभी, जो मेरा मतलब कि आई एम वेरी मच स्केयर्ड अबाउट दैट कि हमने पूरा साल एक सेंटर को बोला कि हमने कंप्यूटर की ट्रेनिंग A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड कैटेगराइज भी कर दिया, पर असल में बच्चों की सीखना यहाँ पे डेटा एंट्री की बात कर रहा हूँ, तो डेटा एंट्री क्या है? नाम लिखना है, नाम लिखना है और 1 to 1 to 1 नाम लिखो और 1 to 1 to 1 कोडिंग आपको दे देनी है, एक्सेल में नाम आपके पास है, एमआईएस में नाम है, वो कोडिंग के हिसाब से आंसर्स डेटा एंट्री करेगा, उसमें मुझे नहीं लगता तो क्वालिटेटिव बच्चे आ गए, वही बच्चे आ गए उसके प्रैक्टिस हो जाएगी। आज मैं आपको बताऊं कम्युनिकेशंस की आपकी क्लास अटेंड करिए, हमेशा भी पॉजिटिव। आप इतना ही कह दो कि मैडम मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप प्लीज आगे से ये मत कहिए कि नहीं हो सकता, पूरे माहौल को वो चीज खराब कर रही थी कि नहीं हो सकता। मैं समझ नहीं पाया सिंपल इन्होंने जो पहले कहना चाहिए वो बाद में कहा कि वो नाम और उसका वो लिखना और इतना तो करा मैं पूरी बात समझ नहीं पाई, इसलिए मैंने कहा लेकिन इतना सारा 840 लोगों का भाग में ऊपर ये कैसे करा पाऊंगा। 840 के तो आपने 3 सेंटर है ना? हां 3 सेंटर है, एक जगह पे 250 है, सेंटर उसमें 250 है, मतलब सब मिलाकर 840 है, तो 840 में एकदम फिर उसको अच्छा कंप्यूटर इन्होंने सिखाया है कि इन्हें पता हो से सीख के जाते हैं। हां वो ने ज्यादा वो इस समय इस समय कहां से लेंगे, इससे पहले इन्होंने नहीं सिखाया, आगे तो करेंगे तो ये ऐसे नहीं सिखाया, तो पूरा सेंटर तो आप ही कर, उसमें कितने लोग काबिल हो इनसे डिस्प्ले को मुझे बता दीजिए। नहीं पूरे डेटा लगा हुआ है, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बुला लेना, मैं आपके यहाँ डेटा एंट्री हो जाएगा ना? नहीं 840 है, ये 840 डिवाइड तो वजीराबाद का है 1 मार्च से स्टार्ट होगा डेटा कलेक्शन, 15 मार्च को खत्म, और डेटा सबमिशन है 30 मार्च को। 1 मार्च को स्टार्ट होगा, 15 मार्च को खत्म,
ठीक है, कोई दिक्कत आगे वो उसी टाइम आते हैं शाम को। तो 14 मार्च को जब आपका डेटा कलेक्शन खत्म होगा, 27 से 14 तक आपका कंप्यूटर में एंट्री शुरू हो जाएगी उसी बीच में। साथ साथ ही एंट्री शुरू हो जाएगी। शिवम आएंगे आपके सेंटर पे। सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जिनको बहुत अच्छा कंप्यूटर आता है उनको आप सिलेक्ट करके रखिए। सही। फिर कितने तारीख को तक देना आपको? सर 14 मार्च 14 मार्च तक कंप्लीट पूरा 20 मार्च तक दे दो। चलो कम है 20 तक। 20 मार्च तक। चलो 20 मार्च। बोली भी आ रही है। फर्स्ट मार्च से लेकर 15 तक, फर्स्ट से 15। गीजगढ़ सेम है, रामपुर का 27 to 14। गीता जी का 14 मार्च ला जज्जर 15 मार्च क्लास क्या कल से करो, ठीक है। आपको टांडेड़ी से भी और सिलोटी से भी कोऑर्डिनेट करना है। Baby 14 मार्च लास्ट, बागेपल्ली 10 मार्च लास्ट। और ये मैंने ज्यादा दिन दिए क्योंकि 180 आता है उसका। आपके पास नंबर इज वेरी लेस। ठीक है, तो आपका 10 मार्च तक लास्ट है। एंट्री प्लस सबमिशन और फॉर्म जो आप भरोगे उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है किसी भी हालत में, वो सब हमारे को हार्ड कॉपी चाहिए। कोरियर कर दीजिएगा। सब ये अभी हमारा था मतलब प्रोजेक्ट के हिसाब से हमारा जो टारगेट वो हो गया था, हमारा वो खत्म हो गया था दिसंबर में, वो आपके पास आ चुका है। लेकिन जो हमने जनवरी टू मार्च में भी ले रखे हैं वो भी इसमें करेंगे फर्स्ट नहीं वो एक्सेंचर 2 है, एक्सेंचर 2 ही रहेगा। एडवांस ट्रेनिंग तो उन्हीं को दी थी ना, उनकी स्किल हायर करने के लिए, ज्यादा करने के लिए। तो नाम तो वही नहीं मैम, बेसिक में है पार्लर जैसे कंप्यूटर में है बच्चे और स्टिचिंग में भी है बेसिक, तो उनको अभी रखना है आगे के लिए या फिर उनको इसी में डालना है। उनका कब खत्म होगा? 30 मार्च को। 30 मार्च तक, तो उनसे भी रिस्पांस ले लीजिए, ठीक है, उनसे भी रिस्पांस नंबर आने को जाता क्या जाता सही। तो एडवांस कोर्स वालों को करना है। हाँ जी, उसमें एक ऑप्शन है कि आपने एडवांस भी लिएगा, ठीक है। अब मैं एक चीज और कहना चाहूँगी, क्योंकि अब सब सेंटर्स में मेन सेंटर बनने वाले हैं, चाहे वो छोटे बने चाहे बड़े बने, वो कुछ भी है। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कमिटमेंट। और आज ही मुझे आप लोगों से जो सब सेंटर का स्टाफ बैठा है, मुझे कमिटमेंट चाहिए, तभी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदूँ, नहीं तो मुझे रिसोर्सेज वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। मैं सैलरीज नहीं, आपको सेल्फ सस्टेन करना है। 3 एंटरप्राइज है, स्कूल है, वोकेशनल सेंटर है और प्रोडक्शन सेंटर है। तीनों में से एक सस्टेनिंग एंटरप्राइज आप चुनिए जो चलाएंगे आप। समझ ये क्लैरिटी है कि नहीं? बाकी 2 आप सेल्फ रेवेन्यू जनरेट करेंगे चला के, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सबके पास कॉमन है। आपके पास कंप्यूटर्स भी हैं, आपके पास बुक्स भी हैं, आपके पास सिलाई मशीनें भी हैं।
मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेंटर्स में ऐड करूंगी, पर आपको सस्टेनिंग एंटरप्राइज एक का ही पैसा मिलेगा जो हम सपोर्ट करेंगे, बाकी दोनों आपको सेल्फ सस्टेन खुद बनाने पड़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो बिल्कुल। मैम तो गर्ल्स को जैसा कंप्यूटर का गर्ल्स को जैसा एकदम बॉय भी दे सकती हूँ। हाँ हेलो हाँ, आप वॉइस भी दीजिए, फीस चार्ज कीजिए, अब फ्री का सब खत्म है, कोई वो चक्कर नहीं है कि आपको फी लेनी है, मतलब कि फ्री औरतों को सिखाना है। बिल्कुल। और आपका सेंटर बहुत डाउन चल रहा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक्टिव है पर ये सेंटर को इन्होंने बहुत डाउन कर दिया। इन्हीं के उस पे बलबूते पे सब सेंटर बने, सब सेंटर फ्लरिश कर गया और ये नहीं ऐसा नहीं है। हाँ नहीं ऐसा फुटबॉल कम हो गई है, लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं है जैसा तो थोड़ा सा इसको आगे अनुराग समझ गया क्या बोला मैडम ने? एक की मदद करेंगे, दो और खोलने अपने। आप एक बार खड़े के पूछो सस्टेनिंग एंटरप्राइज सब सेंटर्स के दो और नहीं खोलने, जो ऑलरेडी है उसको चार्ज करना है, सेल्फ सस्टेनिंग सैलरी निकले। हाँ क्लियर कर लो एक बार और। मैं इनसे पूछ रही हूँ ठीक है, बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट हम 1 to 1 शिवम डिस्कस करेंगे, ना ही डिस्कस करेंगे, आपसे पूछेंगे आपको क्या क्या और मतलब कि हम दे सकते हैं, किस हद तक दे सकते हैं। सेंटर में बुक्स का फर्नीचर, बुक्स, कंप्यूटर और ऐड होंगे, ब्यूटी पार्लर भी सेट करेंगे हम आपका। आप सर्विस में जो सेल्फ रेवेन्यू जनरेटेड कह रहे हो वो ब्यूटी पार्लर आप रन करिए, आप गांव में सर्विसेज दीजिए, उसकी जो पैसे आ रहे हैं आप रखिए, हिसाब हमें भी दीजिए, उसमें कोई हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। उससे हमें पता चलेगा कि सेंटर कितना सेल्फ सस्टेन हो गया। वो डेटा, फाइनेंशियल डेटा हमें एक सेंटर को देना, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इसीलिए कि वो प्रोसेस जानना चाह रहे हैं कि कितना टाइम लगता है कम्युनिटी में काम करने के बाद सेंटर को सेल्फ सस्टेन होने के लिए। जैसे पटवाई का एग्जाम, वो बिल्कुल समझ गई है मॉडल जो मैं बात कर रही हूँ, और उसी मॉडल पे वो चल रही है। सब समझ में? आप किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिए। अनुराग कुछ प्रश्न है? वोकेशनल सेंटर चला रहे हैं ना, कंप्यूटर की फीस ले रहे हैं, सिलाई की फीस ले रहे हैं, पार्लर की फीस ले रहे हैं। और मैं ECD में भी फ्री था, मैं बोल के आई थी ECD फ्री करना, बट वहाँ जो था ना थोड़ा मुझे और झूले वगैरह बच्चों को करने के लिए चाहिए था, तो मैंने उसमें भी फीस रखी, 3 महीने फ्री और एडमिशन फीस उनकी 100 रुपये रखी। क्या उसे स्ट्रेटजी देखो ना कि 3 महीने में उसने फ्री करा, लेकिन उसके बाद कोई लगा एडमिशन उसका that is an example for you to pick up. सभी आपको नहीं शाबाश। बरेली हाईवे पे, बरेली हाईवे पे किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। अच्छा, गवर्नमेंट ने जगह दे दी है, पूरी रेनोवेशन करा दी है थैंक्स टू मिस्टर योगराज, पर चलाने के लिए वो आयरनी देखो गवर्नमेंट ने किसका काम देख के सेंटर दिया? योगराज जी का। चला कौन रहा है? सही नहीं, जोगराज जी बहुत बड़ा हाथ है मेरे पीछे, बिल्कुल होना चाहिए। आपका सेंटर देख के वो खड़ी हुई है। क्या है योगराज जी बताएं, जब हम मीटिंग करते थे ना सेंटर में जाके, इट्स अ लेसन टू लर्न फॉर एवरीवन। मैं सेंटर में जाके योगराज जी से मीटिंग कर रही हूँ, फौरन पीछे बैठ के सब सुन रही, उसने सुन के इतना सीख लिया कि वो फटाफट जानती पड़ने की बात है कि मैम के रूम में नहीं जाना, जब मैम बात कर रही थी नहीं मुझे सुनना है कि मैं कैसे बोलूं।
आप और लड़कियों की तरह ये साथ में यस सच में ये ज्योग्राफी की वजह से हमारे सर लेकर आए और मैं यहाँ आई Coming back to beat now. Clap for रिक्वायरमेंट है खड़े के बोलो जो भी डाउट है मेरी बात पूरे दिन बताया मम्मी ने 6 महीने मेरी बात आई आपकी सैलरी का इनकम खुद ही जोड़ने की सैलरी है उससे डबल हो जाएगा आपके ऊपर वो आपके ऊपर कैसे आप ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मिल जाएगा लेकिन उसका डाटा आपको बताना होगा कि जनरेट उनको कुछ नहीं चाहिए सेंटर में बिजनेस मिल जाएगा नहीं मैं वो समझ रहा हूँ बंद नहीं होना चाहिए तीनों सेंटरों को आप जैसे चाहिए उससे वैसी होगी जब आप 5 पटवाई जैसे और लेने हैं सरकार से ना नहीं नो की बात नहीं मैडम नो खाली पड़े 5 नहीं 4 और है नो मेरी उनसे बात हुई है बोले नो के नो सेंटर पहले अप्रैल के बाद में बनवा के दे दूंगा क्योंकि अगस्त में है 11 को 11 को खुलेगा 12 को खोलिए उसके बाद सब फ्री हो जाएगा अगली मीटिंग औरंगाबाद वो आपके रामपुर में होनी है डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल मैडम उन्होंने मुझसे नो का वादा करा है नो के नो मुझे खाली पड़े जगह बता दी बोले वहां में रिपेयर करा के दे दूंगा सबसे बढ़िया सेंटर परागण सबसे बढ़िया लोकेशन कंस्ट्रक्शन वाइडनेस और सस्टेनेबिलिटी और के भी पता और रिपेयर करा के बहुत ले लिया फरहान ने जाके आबाद कर दिया उस घर को वरना वहाँ कुत्ते भी जंगल हुआ था और हाईवे पे और थाना सिविलेंस थाना उसके 100 मीटर की दूरी पे है और सारा नहीं तो डिसेबल है ना कोई भी आ सकता है हां एयरसेल कनेक्टिविटी तो है 150 लोग 200 लोग सामने बैठ सकते हैं अल्लाह की देखिए सफाई में की पंचायत की करवा रहे हैं और बनाने के बाद उस बात को वो जो भी सफाई कर्मचारी थे एक कर्मचारी की मैंने उसे कहकर हर हफ्ते ड्यूटी को आकर लगवा उसका इसको बना के सर पूरा बना कर नहीं बहुत आगे तक लेकर जाऊंगी वेरी नाइस ये सेंटर हमारे बाकी सेंटर बिल्कुल फर्स्ट मिलेंगे ठीक है बी सब सेंटर है कोई के नहीं है 2 सब सेंटर है दोनों चलेंगे एक गांव बहुत छोटा है अच्छा कौन सा बरनपुरा अच्छा वो जो लड़की ने अपने घर में जगह दी हाँ जो एबीसीडी पढ़ी थी ना महिला वो गांव छोटा है लेकिन वो जो टीचर है वो बहुत एक्टिव है वो करने को कुछ भी तैयार होती लेकिन अगर हम पूरे सेंटर ना बता कि खाली सिलाई का वहाँ पे चले तो वो बंद नहीं करेंगे ना सिलाई करेंगे अभी महिलाएं कम हो रही ना अच्छा समर के सीजन में बढ़ती है अच्छा उधर आप गाँव में भी चलेगा लेकिन वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम है सिर्फ वहाँ बस है तो बस भी बंद हो गई तो बस ये नहीं तो फिर कौन से 2 सब सेंटर और नहीं ये 2 है तो एक एक्चुअली मैं आपको बोलने वाला था कि आए वाले गाँव का शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि सवेरे जाना पड़ता है जो स्कूल के टीचर ये है ना तो उसने एक दोस्त बनाए हैं उसके स्कूटी पे जाते हैं लेकिन 4 बजे उनकी स्कूल छुट्टी ना तब तक ये दूसरा कोई मिले तो वापस आ जाएगी तो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम हमारे ये है कि जिस गांव की औरतों को ट्रेन किया है उसी के लिए सेंटर देना है तो अगर उन औरतों को हम डिप्राइव करके दूसरी जगह ले आएंगे तो आप कैसे उन औरतों के साथ काम करोगे मेरा ये है तो आप थोड़ा उसको सोच के बताइए संजय स्मिता हेलो हेलो डेडलाइन जमा करने की 11 मार्च लास्ट Nahida Shivam, you have to talk to Baliram about the sub-centers. अगर फिर में करते हैं सर अगर स्कोप नहीं है सर ये जो मैं जो टंडेरी का है वो भी में सेंटर बनना चाहिए वही बन तो रही है हाँ वो है बन रहा है ना भाई वो वो तो बन नहीं रहा है उसमें बुक्स की भी
सेम वो सब नाहिद जी से बात करूँगी। मैम ने बोला है कि जो चीज़ चाहिए जैसे जैसा आप देते हैं ना कमेटी और क्या क्या हो सकता है वहाँ पे। हाँ बॉक्सिंग वो तो आ जाएगा। मतलब 2,500-3,000 तो बुक्स आती है मिनिमम अच्छी जो हिंदी सेंटर वाली। उसके बाद आपके पर आपने कितनी डोनेट की? 24-25। मेरा नाम अंजू गौर है। मैं शाहबाद मोहम्मदपुर लीड इंडिया मॉडल सेंटर में काम करती हूँ। 4 साल से मैं काम कर रही हूँ और ट्रेनिंग्स हमारी हर तरह की होती रहती हैं। इस बार भी हमें ट्रेनिंग मिली 3 दिन की, जिसमें हमें बिज़नेस प्लान करना, बिज़नेस डेवलप करना, रिलेशनशिप अपने कस्टमर से कैसे बात करनी है, गुड कन्वर्सेशन, बैड कन्वर्सेशन, ग्रुप एक्टिविटी, टीम वर्क, इस सब के बारे में बताया गया। और जो हमारे स्किल्स हैं, बोलने की स्किल्स हैं, हम किस तरह से बात करें या हमारी जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करना है, ये सब हमें बताया गया। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा 3 दिन की ट्रेनिंग में पार्ट लेकर। और आगे भी हमें इस तरह से ट्रेनिंग मिलती रहेंगी तो हमारे फ़ायदे के लिए ही है। और यहाँ से जाने के बाद मैं अपने सेंटर पे ये सब ज़रूर कराना चाहूँगी। ग्रुप एक्टिविटी जो होती हैं, टीम वर्क करना हमारे लिए बहुत अच्छा है। अपने सेंटर पे सस्टेनेबिलिटी के लिए भी कुछ अच्छा सा ऐसा कर पाएँ कि हम लोग सेंटर को आगे ले जा सकें। थैंक यू। नमस्ते जी, मेरा नाम नवीन है। आई एम केम फ्रॉम बागेपल्ली इन कर्नाटका सेंटर. I am visiting in 3 days in their meeting. They have very good and I am learning more to the in training. वो कैसे बिजनेस प्लान करना है, कैसे करना है, कैसे बात करना है और मतलब क्या प्लान्स कैसे करना है, कस्टमर से कैसे बात करना है, वो तो अच्छा है। मीटिंग भी हेलो एवरीवन, मुझे ट्रेनिंग लेके बहुत अच्छा लगा। इसमें जो कम्युनिकेशन स्किल जो बताई गई है, कस्टमर को हैंडल करना जो बताया गया है, इसकी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हमें आगे जाके अपने बिजनेस के लिए हमारा प्रॉफिट रहेगा। और इस पूरी ट्रेनिंग को मैं अपने सेंटर में जाके ज़रूर रिपीट करूँगी ताकि मेरे सेंटर स्टाफ में भी कम्युनिकेशन स्किल आए, जिससे कि हम सब बेहतर की तरफ आए। हेलो नमस्कार, मैं 3 दिन का मैंने सेशन ट्रेनिंग का अटेंड किया। उसमें मुझे ये सीखने को मिला कि बिज़नेस प्लान कैसे बनाना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिला। उसके बाद में हमें सस्टेनिंग कैसा करना चाहिए, ESG क्या होता है, उसे कैसे डेवलप करना है, वो सीखने को मिला। आज का लैंग्वेज है इंग्लिश, वो सबको आना चाहिए। उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका यूज कितना ज़रूरी है, ये सीखने को मिला। उसके बाद हमें अपना सेंटर चलाने के लिए अपना कन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए, हार्ड वर्किंग किस तरीके से होना चाहिए, ये सीखने को मिला। हमें किस तरीके से अपनी बात रखनी है, हमारा कस्टमर बनाना है, हमारा टीम बनाना है, हमारे सेंटर की केयर करनी है, कस्टमर की केयर करनी है, वो हमें सीखने को मिला। और हमारा टीम स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दूसरे का हेल्प करते हुए हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये भी सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनुराज है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हमने यहाँ पे आके लाइफ स्किल और कन्वर्सेशन स्किल के बारे में सीखा, जिसमें हमने इंग्लिश कैसे हमने डेवलपमेंट करनी है अपनी इंग्लिश, उस बारे में सीखा। और हम आगे अपने सेंटर में भी जाके इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम खुदा है, मैं आगापुर रामपुर यूपी से हूँ। यहाँ पर अपने बिजनेस प्लान के बारे में जाना, एक टीम वर्किंग में कैसे काम करना है, नेटवर्किंग कैसे करना है, ग्रुप में कैसे काम करते हैं, बस थैंक यू। मेरा नाम अनूप सिंह है, मैं रामपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। और मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग में इतना कुछ सीखा जो मैंने कभी पहली ट्रेनिंग थी मेरी भविष्य में ऐसी। ये 3 दिन ट्रेनिंग मैंने लोगों के व्यवहार को जानने की ट्रेनिंग ले ली। और मैं गांव में जाके लोगों में बीच में रह के उनमें मेल जोल करके अपना विचार प्रकट कर सकता हूँ, उनकी भी सुन सकता हूँ। और बिजनेस प्लान सीखा मैंने, आगे के लिए बिजनेस में कैसे कर सकता हूँ और कितना ऊंचा ले जा सकता हूँ। और सही तरीके में हमारी राष्ट्रीय भाषा यहाँ पे हिंदी है इंडिया में, लेकिन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी होना बहुत ज़रूरी है। जो हम इंग्लिश में वीक थे, आगे नहीं हम इंग्लिश सीखने के लिए प्रयास करने की इच्छा करेंगे। मेरा नाम पूजा है, मैं वेनेजुएल सेंटर से हूँ और मैंने पहली बार मीटिंग अटेंड करी है। मुझे यहाँ से बहुत नॉलेज मिली है, यानी कि मैं इंग्लिश में भी वीक हूँ थोड़ी, और मुझे अब पता चल गया कि इंग्लिश को भी मुझे अटेंड करना है
और ग्रुप वाइज कैसे बनाते हैं और अपने की सेंटर को कैसे चलाते हैं और जो स्कीम बनाते हैं, बिजनेस कैसे बनाते हैं, ये सब। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम जगुरा सिंह है। मैं यूपी रामपुर आगापुर से हूँ। मैंने 840 महिलाओं को इस साल में ट्रेनिंग दी है, सिलाई की, ब्यूटी पार्लर की और कंप्यूटर की। इसके अलावा एडवांस कोर्स भी कराए हैं। आज मैंने यहाँ आकर ये सीखा कि किस तरह से हम अपना अगला बिजनेस प्लान बना सकते हैं और उसके लिए हम इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हमने डिमोशन करके देखा, प्रैक्टिकल देखा कि किस तरह से मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने जाते हैं अपने ऑर्डर लेने के लिए, तो हमें क्या परेशानी आती है और क्या देखना पड़ता है, और इसलिए हमारा ऑर्डर फेल हो जाता है। आज हमें ये नई शिक्षा मिली और इसके अलावा हमें गेम भी खेलने मिले, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और जो मानसिक टेंशन है वो दूर हो जाती है। मैं चाहूँगा आज जो हमें पार्क में ऐसी ट्रेनिंग दी गई, हो सकता है अगली बार हमें हिल स्टेशन पर दी जाए तो हमारे दिमाग और दोस्तों चंद होगा, फ्रेश होगा। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने सेंटर को अपने पैरों पर खड़ा करें और जो आज सेंटर में सीख के जा रहे हैं, आगे आने पे वो सेंटर उससे भी अच्छा बने जो इस साल था। नमस्कार, मेरा नाम बड़ीराम नाडे है। ग्रामोदय रीड सेंटर पाडर सिंह की महाराष्ट्र से हूँ मैं। 2 साल से हमारा ये सेंटर शुरू है और इसमें हमने 150 से ज़्यादा बच्चों को कंप्यूटर सिखाया है, 180 महिलाओं को सिलाई का काम सिखाया है। ECD में भी बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश, राइटिंग, रीडिंग और अलग अलग गेम्स सिखाए हैं। बुक्स है हमारे 2000 से ज़्यादा बुक्स है, 131 अभी मेंबर बने हैं और उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन बुक का हो रहा है। और अभी महिलाओं को हम लाइवलीहुड के लिए मसाला मेकिंग, गारमेंट मेकिंग ये भी बिजनेस कर रहे हैं और हमारी वजह से कुछ लोगों को अभी काम मिल रहा है, 2 पैसे महिला कमा रही है, लोगों भी खुश है, एजुकेशन का भी काम चल रहा है, तो हम भी सेटिस्फाइड है और लोग भी। रीड के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इस ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा पहुँचा? इस ट्रेनिंग से तो हमारी जो आगे चलकर क्या करना है हमें प्लान मिल जाता है। बिजनेस प्लान कैसा डिज़ाइन करना है, बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी फंडिंग भी कम हो जाती या हमें इंडिपेंडेंटली काम करना है तो खुद का पैसा कैसा खड़े करें हम, ये यहाँ हम आके सीख गए और हम इसका वापस जाके सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस शुरू करने के लिए इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। हेलो, मेरा नाम स्वाति है और ये मेरा 2nd टाइम है ट्रेनिंग लेने का। मैं नागुनी चौड़ी सेंटर महाराष्ट्र से हूँ और हर बार ट्रेनिंग में मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है और जो आगे मुझे सेंटर पे जाके काम करना होता है उसके लिए एक नया वे मिलता है। तो थैंक यू फॉर दिस ट्रेनिंग एंड टू रीड इंडिया एंड गीता मैम, थैंक यू। मैं दिल्ली राजस्थान के सेंटर से आलोक पांडे। ये जो ट्रेनिंग है जैसा कि ट्रेनिंग है एसेंशियल रिव्यू, तो इसमें ये था कि आप अपने जो सेंटर है उसको सस्टेनिंग एंटरप्राइजेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें मोस्टली हमने ये सीखा कि किस तरह से मतलब हमें बिज़नेस क्यों करना चाहिए और एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए हम मतलब हमें क्या डेटा कलेक्ट करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, क्या ज़रूरत है, मतलब कम्युनिटी की क्या ज़रूरत है जिसके बेस पे हम एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकें और उसको काफ़ी आगे ले जाएं। दूसरा ये है कि बिज़नेस के अंदर जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कैसा होना चाहिए, कौन हमारे कस्टमर्स हैं, उनकी क्या नीड है, जिससे हम उनकी नीड को कवर कर सकें और बिज़नेस को काफ़ी ऊपर लेके जाएं। और इसके बाद में ये है कि कस्टमर्स के साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये भी हमने इसमें सीखा। और टीम बिल्डिंग के साथ हम अगर किसी बिज़नेस को करेंगे तो वाकई में काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। और लास्ट में हमने ये सीखा कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं हर जगह और बिज़नेस में ख़ास तौर से, क्योंकि बिज़नेस में अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ठीक नहीं है, आप सामने वाले से कस्टमर से अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते और उससे एक बिज़नेस डील नहीं कर पाओगे तो बिज़नेस तरक्की सही ढंग से नहीं करेगा। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली आपका जो बिज़नेस है काफ़ी अच्छी तरक्की करेगा। ये सब मैंने इस ट्रेनिंग से सीखा। ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी है और ऐसी ट्रेनिंग्स रीड कराता रहता है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा बढ़ता है, नया सीखने को मिलता है। सो इसके लिए रीड इंडिया का धन्यवाद, थैंक यू। सर, सबसे पहले हमने इस ट्रेनिंग में कन्वर्सेशंस किसी सामने, किसी दूसरे बंदे के सामने बोलते वक्त बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका बोलने का ढंग कैसा होना चाहिए,
कन्वर्सेशन किस ढंग से करनी चाहिए, ये हमें इस ट्रेनिंग पे में सीखा है। और कॉन्फिडेंस लेवल कितना होना चाहिए पर्सन के अंदर, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस ट्रेनिंग के अंदर। मैं थैंक यू गीता मैम को बोलना चाहती हूँ एंड रीड स्टाफ को बोलना चाहती हूँ जो ऐसी ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सर नमस्कार, मेरा नाम कुसुमता शर्मा हूँ, मैं फ्रॉम दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और हमारा सेंटर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मैंने यहाँ पर 3 दिन में बहुत ही कुछ अच्छा सीखा कि अपने कस्टमर को किस तरह से अपने साथ में लेकर के चलना है, उसको और किस तरह से अपने लिए मतलब उसे अपने लिए फोर्स करना है कि हमारे लिए मतलब हमारे सेंटर से वो अपना काम कराए, ये कुछ सीखा। और यहाँ पे हमें इंग्लिश बोलना भी अच्छे तरह से सिखाया कि मतलब इंग्लिश का कितना महत्व है हमारे जीवन में, उसको किस तरह से अपने मतलब उसको बोलना सीखा।